आज हम लोग करेंगे फिजिक्स पेपर फर्स्ट, जो कि 11th के सिलेबस में आता है। हम पूरे फिजिक्स को दो पेपर में डिवाइड करते हैं। एक पेपर फर्स्ट जो 11th में हम लोग डिस्कस करेंगे और दूसरा पेपर सेकेंड जो 12th में डिस्कस करते हैं। तो आज पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे 11th में, और टोटल जो हम लोग स्टडी करेंगे जेई और नीट के लेवल पर स्टडी करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन टॉपिक वाइज इतना सारा प्रैक्टिस करेंगे कि हर एक चैप्टर पर फुल कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके और विद इन द टाइम, विद इन द मोमेंट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक हम बन सकें। तो पहला पेपर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। 11th में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्लास 11th के सिलेबस में हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है। एक पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, एक पढ़ना है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को जनरल फिजिक्स भी बोलते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स है, जिसको हीट भी बोलते हैं। और तीसरा टॉपिक है वेव्स। सबसे बड़ा टॉपिक ये है, इसमें 10 चैप्टर है। इसमें हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर। और इसमें हमको 2 चैप्टर पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है और इसमें हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है। मीन्स 11th में हम लोग को टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है मैकेनिक्स पर। इस मैकेनिक्स को हार्ट ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं। इसमें किसी भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करना, घुमाने का बहुत सारे रास्ता है। और ये जनरल फिजिक्स है, इसका मतलब इसका कंसेप्ट जनरल है। इसका कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में भी अप्लाई करेंगे, मैकेनिक्स में भी अप्लाई, वेव्स में भी अप्लाई करेंगे। सेकेंड पेपर का हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब इसका कंसेप्ट फिजिक्स के हर एक टॉपिक में अप्लाई करते हैं। और इसी के कंसेप्ट को अप्लाई करने के बाद कोई भी क्वेश्चन का लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लेवल मीन्स ट्विस्ट करने का जो तरीका है वो बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक पर इतने सारे क्वेश्चन बना लें, इतना सारे प्रैक्टिस कर लें कि ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। और अगर ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, इसका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आगे पूरा का पूरा फिजिक्स ही बहुत इजी हो जाएगा। तो इस टॉपिक को क्लियर करने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है? तो साइंस का एक ही तरीका है कि कोई भी चैप्टर का, कोई भी टॉपिक का अगर कॉन्फिडेंस बनाना है, स्पीड बनाना है, थिंकिंग पावर को डेवलप करना है, तो उस चैप्टर पर मैक्सिमम क्वेश्चन करें। जितना सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, उतना ज़्यादा उसका कंसेप्ट डेवलप होगा, टाइम का मैनेजमेंट होगा, स्पीड भी बनेगी। और एक समय आएगा कि कॉन्फिडेंस ही तुम्हें बता देगा कि हाँ, हम इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, वो जेई का हो, नीट का हो या किसी भी लेवल का हो, तो उस क्वेश्चन को हम विद इन द सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। टाइम पीरियड के बीच में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही तरीका है साइंस का, किसी भी चैप्टर को हम कॉन्फिडेंस में करने के लिए, उस पर कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक ही तरीका है कि उस पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएं। आर्ट्स में डेवलप करने का तरीका है कि याद करना, रटना, लिखना, जो भी तरीका है, तो उसका अलग तरीका है। बायोलॉजी में भी मेमोरी वेस्ट होता है, तो वो अलग तरीका है। लेकिन फिजिक्स का जो तरीका है, मैथमेटिक्स का जो तरीका है,
वो तरीका है कि जितना सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे उस टॉपिक में उतना ही कॉन्फिडेंस आएगी। तो इसी कंसेप्ट पर हम सारे फिजिक्स को प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स टारगेट यही रहेगा कि हर एक चैप्टर से कम 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करें चैप्टर टू चैप्टर, और उस क्वेश्चन को करीब करीब 5 बार 6 बार रिपीटेशन मारें। और जब इस तरह से प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हर एक टॉपिक क्लियर होते चला जाएगा विथ कॉन्फिडेंस के साथ, और रिजल्ट इस तरह से आएगा जिस तरह से मूड को हमेशा ऑफ से ऑन कर देगा। मीन्स जो ऑफ मूड के कंडीशन में रहते हैं उसको ऑन मूड में कन्वर्ट कर देगी। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसी बेसिस पर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और वेव्स है, और ये तीनों टॉपिक को मिला करके हमारे पास 15 चैप्टर बनते हैं। तो सिलेबस भी देख लेते हैं। इसमें टोटल 15 चैप्टर बनेंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक। अब इसमें हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स में यहाँ से लेकर करके हमारा आता है यहाँ तक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, और 10वां है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। यहाँ तक मैकेनिक्स है। उसके बाद 11, 12 और 13 ये है थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक, और ऑसिलेशन और वेव ये हमारा वेव का टॉपिक है। तो टोटल 15 चैप्टर हम लोग को स्टडी करना है 11th में, जो यूनिट वाइज इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर दिए हैं। तो पहले हम लोग को पढ़ना है फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट, और फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट में हम लोग को मेन पढ़ना है यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में। तो 11th का पहला चैप्टर यही है, यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। तो पहला चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट। इसको यूनिट एंड डायमेंशन भी बोला जाता है। कहीं कहीं यूनिट एंड डायमेंशन लिखा रहेगा, कहीं कहीं यूनिट एंड मेजरमेंट लिखा रहेगा, सारा एक ही चीज़ है। तो इसको हम लिखते हैं जो बुक के अनुसार जो चलता है, यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। पहला चैप्टर का नाम है यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें पहले जो पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स मेजरमेंट। दूसरा पढ़ना है डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा पढ़ना है एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स जितना भी चीज़ पढ़ रहे हैं सब में फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है। इसका मतलब है एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही सीखते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी में पूरा फिजिक्स लिखा हुआ है। पूरी फिजिक्स जो लिखी जाती है वो सिर्फ सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी के ही टर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा फिजिक्स के बारे में के बारे में शॉर्टकट इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में। मीन्स कोई भी फिल्म अगर स्टार्ट हो रही है, अगर फिजिक्स टाइप का जो फिल्म है वो अगर स्टार्ट हो रहा है, तो उस फिल्म का जो कास्टिंग है वो कास्टिंग हमको बताएगा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में करीब करीब पूरी फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानकारी लेते हैं। इसलिए 1 बाय 1 कर करके इसको हम लोग सीखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो इसके लिए पहले सीख लेंगे कि फिजिक्स क्या है, क्योंकि जीरो लेवल से हम लोग चल रहे हैं, तो जीरो लेवल से हायर लेवल तक पहुंचना है। तो पहले चूँकि हम लोग जो पेपर पढ़ रहे हैं उसका नाम है फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं?
इसका क्या डिफिनीशन है? तो एक कह रहा है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, एक शाखा है। कैसी शाखा है? इन विच वी आर स्टडी अबाउट द नेचर एंड इट्स नेचुरल फेनोमेना, जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। किस रूप में अध्ययन करते हैं? तो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और इसी को बोलते हैं फिजिक्स। मीन्स फिजिक्स जो है साइंस का एक ऐसा शाखा है, एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं को अध्ययन करते हैं। किसके रूप में? फिजिकल क्वांटिटी के रूप में अध्ययन करते हैं, और इसी को हम फिजिक्स कहते हैं। तो यहाँ दो टर्म आता है। एक टर्म है कि अध्ययन करते किस चीज़ का है? फेनोमेना को अध्ययन करते हैं। और किस रूप में अध्ययन करते हैं? तब फिजिकल क्वांटिटी के रूप में अध्ययन करते हैं। तो ये फेनोमेना होता क्या है और ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? फिजिक्स अगर ब्रांच है साइंस का और इसमें फेनोमेना को अध्ययन करते हैं और फिजिकल क्वांटिटी के रूप में अध्ययन करते हैं, तो हम लोग को ये जानना होगा कि फेनोमेना क्या है और फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फेनोमेना ये है कि जब हम इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जब आँख खोलते हैं और इर्द गिर्द जो भी चीज़ देखते हैं, हमको जो भी चीज़ दिखाई देती है, सब एक फेनोमेना है, एक घटना है। अगर हम एक पेन देख रहे हैं तो ये भी एक फेनोमेना है। फैन चल रही है, ये भी एक फेनोमेना है। लाइट जल रही है, ये भी एक फेनोमेना है। बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, ये भी एक फेनोमेना है। बारिश हो रही है, ये भी एक फेनोमेना है। प्लेन फ्लाई कर रहा है, ये भी एक फेनोमेना है। कहीं बिल्डिंग देख रहे हैं, वो भी एक फेनोमेना है। मीन्स इर्द गिर्द में जो भी चीज़ देखते हैं वो सारे के सारे फेनोमेना कहलाती है, घटनाएं कहलाती है। अब एक घटना दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं नेचुरल फेनोमेना और दूसरे को बोलते हैं फिजिकल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना क्या है? तो नेचुरल फेनोमेना जिसे प्रकृति कंट्रोल करती है, जिसमें इंसान का कोई कंट्रोल ना हो, जिसमें इंसान के बुद्धि का, इंटेलिजेंस का कोई इनपुट नहीं हो, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फेनोमेना। और जिस घटना में इंसान का कुछ न कुछ इनपुट हो, इंसान की इंटेलिजेंस को इनपुट किया जाता है, उस घटनाओं को हम लोग फिजिकल फेनोमेना कहते हैं, जिसमें इंसान का कंट्रोल हो। जैसे फ़ैन अगर चला रहे हैं तो फ़ैन पर हमारा कंट्रोल है, हम चाहेंगे तो ऑन करेंगे और चाहेंगे तो ऑफ़ करेंगे, तो इस पर हमारा कंट्रोल है, तो इसको हम फिजिकल फेनोमेना कहते हैं। अगर सन से लाइट आ रही है तो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे पास ऐसा कोई रिमोट कि ऑन करेंगे तो सन ऑन हो जाएगा, ऑफ़ करेंगे तो सन ऑफ हो जाएगा। ऐसा हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। ये सारा कंट्रोल प्रकृति के पास है, नेचर के पास है। तो जो नेचर के पास होता है उसे नेचुरल फेनोमेना कहते हैं, और जिसका कंट्रोल हम लोग के पास है उसको फिजिकल फेनोमेना कहते हैं। तो घटनाएं क्या है, फेनोमेना क्या है? तो प्रकृति में इर्द गिर्द जो भी चीज़ देखते हैं वो प्रकृति के थ्रू बनाई हुई हो या इंसान के थ्रू बनाई हुई है, वो सारे चीज़ों को हम लोग फेनोमेना कहते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्रकृति की कंट्रोल वाली घटनाओं को नेचुरल फेनोमेना बोलते हैं, और जिस पर इंसान का कंट्रोल है उसको फिजिकल फेनोमेना बोलते हैं। तो जैसे इस फेनोमेना को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फेनोमेना को, एक को बोलते हैं नेचुरल फेनोमेना और दूसरे को बोलते हैं फिजिकल फेनोमेना।
ए हुआ प्राकृतिक घटनाएं और ए हो गया भौतिक घटनाएं। इसको प्रकृति कंट्रोल करती है, इसको हम लोग एक नियम के थ्रू कंट्रोल करते हैं। हम लोग एक नियम बनाते हैं और उस नियम के थ्रू इसको चलाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल फिनोमेना। और वो नियम कानून एक लॉ बनाया जाता है जिसको वैज्ञानिक कहते हैं। तो हर वैज्ञानिक ने एक नियम बनाती है, एक कानून बनाती है और उसी कानून और नियम के थ्रू ये सारी घटनाओं को कंट्रोल की जाती है। इसको हम बोलते हैं फिजिकल फिनोमेना। और एक ऐसी घटना जिसको ईश्वर अपने नियम कानून से कंट्रोल करती है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमेना। तो इसी नेचुरल फिनोमेना में कुछ मास और एनर्जी को यूज कर करके इंसान, मास और एनर्जी ये सब नेचुरल फिनोमेना है, उसी को यूज कर करके इंसान अपना कुछ न कुछ उसमें इनपुट, इंटेलिजेंस का इनपुट लगा कर करके जो नियम और कानून के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू जो घटनाओं को एक्सप्लेन करती है, उसको बोलते हैं फिजिकल फिनोमेना। तो एक घटना दो टाइप का हुआ, नेचुरल फिनोमेना और फिजिकल फिनोमेना। तो ये नेचुरल फिनोमेना क्या है और फिजिकल फिनोमेना क्या है, इसको देखते हैं। नेचुरल फिनोमेना है, द नेचुरल फिनोमेना कैन बी डिफाइंड एज natural phenomena can be defined as a naturally occurring process occurs without any human input। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी घटना जो नेचर के थ्रू घटती है, बिना इंसान के कोई इनपुट के, बिना इंसान के कोई इसमें योगदान के, जो घटनाएं प्रकृति कंट्रोल करती है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमेना। जैसे रेन, बारिश होना, स्नोफॉल होना, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, हरिकेन, उसके बाद है टर्नेडोज, रेनबोज, एरोरास, फॉग, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शन, लैंडस्लाइड। ये सारी जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, ये सारी घटनाओं को प्रकृति ने कंट्रोल करती है, वो अपने नियम कानून से कंट्रोल करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमेना। इस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर भूकंप आई है तो भूकंप को रोकने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है जिससे कि भूकंप को कंट्रोल कर सकें। वो प्रकृति के थ्रू गवर्न होती है, इसलिए ये सारे को नेचुरल फिनोमेना बोलते हैं। और जिस पर हमारा कंट्रोल है, जो हम अपने इंटेलिजेंस के अनुसार रन कराते हैं, वो सारी घटनाओं को फिजिकल फिनोमेना बोलते हैं। जैसे ये हमारा फिजिकल फिनोमेना है। फिजिकल फिनोमेना इट इज ए नेचुरल फिनोमेना। ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है, मीन्स नेचर के थ्रू ही ली गई घटनाएं हैं, लेकिन उसमें हम अपना कुछ इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करते हैं, हम अपना कुछ नियम कानून को इन्वॉल्व करते हैं और अपने तरीक़ा से उसको रन कराते हैं, अपने एक नियम और कानून के थ्रू। और जो नियम कानून हम लोग बनाते हैं उसी को फिजिक्स बोलते हैं। तब इट इज़ नेचुरल फिनोमेना इन्वॉल्विंग द फिजिक्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी, जिसमें हम प्रकृति के मैटर और एनर्जी को इन्वॉल्व करते हैं। एनर्जी हमने नहीं बनाया, ये भी प्रकृति का देन है। मैटर को, पदार्थ को हमने नहीं बनाया, ये भी प्रकृति का ही देन है। इसलिए दोनों क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। मीन्स ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है।
जिसमें हम अपना इन्वॉल्व करते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स इन्वॉल्व करने का मतलब अपना इंटेलिजेंस को, इंसान ने उसमें अपना नॉलेज को इनपुट कर रहा है, और इनपुट करता है किसके साथ इन्वॉल्व करके, मैटर और एनर्जी को, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। मीन्स हम लोग जो प्रिंसिपल बनाए हैं उसको यूज कर करके डिफरेंट टाइप की घटनाओं को क्रिएट करते हैं और उसको फिजिक्स के नियम की तरह अरेंज कर देते हैं, और अरेंज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल फेनोमेना। जैसे कुम्हार डिफरेंट टाइप के मिट्टी को लाता है उठा कर और उसको पिरो कर के नया पॉट, नया टाइप के डिफरेंट खूबसूरत बर्तन डेवलप करता है। उसी तरह से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी एक कुम्हार की तरह हैं। वो भी जिस तरह से ए मैटर को लाता है उठा करके, डिफरेंट टाइप की मिट्टी को उठा करके लाती है, उसी तरह से हमारे वैज्ञानिक प्रकृति में हर तरह के डिफरेंट जो रहस्य छुपा हुआ है उस रहस्य को खोज करके लाते हैं और उसको अपने नॉलेज के थ्रू एक फिजिक्स की फार्मूला में गूंथते हैं, मोतियों को एक माला में पिरोते हैं और एक नया फार्मूला बना करके इंसान को समझाते हैं, और समझा करके हम लोग को साइंस को, जो हमारा साइंस है, उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। और इसी को हम बोलते हैं फिजिकल फेनोमेना। जैसे फ्रीजिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, ये सारे एग्जाम्पल है फिजिकल फेनोमेना का। कितना डिग्री पर आइस वाटर फ्रीज करेगा, तो हम लोग रिसर्च करके खोज करके उसको एक स्केल बना के 0 डिग्री सेल्सियस बनाए हैं। कितना टेम्परेचर पर पानी बॉयल करेगा उसको खोज करके थर्मोमीटर बना करके उसको हम 100 डिग्री मान करके चले हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, कितना डिग्री पर हमारा आइस मेल्ट करता है, ये सारा चीज़ इंसान ने खोजा है और इंसान के थ्रू इसको डेवलप किया गया है मेजर करने वाले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। इसलिए इसमें इंसान का इंटेलिजेंस, इंसान का दिमाग लगाया हुआ है, इसलिए ये सारे जो घटनाएं हैं इसको हम फिजिकल फेनोमेना कहेंगे। तब ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म एंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब नाम प्रकृति ने नहीं दिया है, इसको इंसान ने खोजा है। और जब कोई भी चीज़ अगर लिखी जाती है तो उसका एक अपना एक लैंग्वेज होता है। जैसे फिजिक्स लिखी जाती है तो फिजिक्स का एक अपना एक लैंग्वेज होता है और उस लैंग्वेज में इसको लिखने का प्रयास किया जाता है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में जैसे बहुत सारे अलग अलग फेनोमेना आएगा जिसको प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीका का नाम रखा जाएगा, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टेम्परेचर, ये सारे चीज़ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम होता है और इसी के रूप में फिजिक्स को लिखा जाता है डिफरेंट नियम के थ्रू, और उसी को हम फिजिक्स बोलते हैं। तो ये सारा हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या, इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो ये भौतिक राशि क्या है, ये किसको हम कहेंगे भौतिक राशि? तक कहा जाता है कि इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज, ये एक गुण है, एक विशेषता है। किस चीज़ का गुण, किस चीज़ की विशेषताएं? ऑफ ए फेनोमेना, किसी भी घटना का एक गुण है या उसकी विशेषता बतलाने वाली है। कौन? फिजिकल क्वांटिटी। कैसी गुण है, कैसी विशेषताएं हैं? तो विच कैन बी मेजर्ड, एक ऐसी गुण है, ऐसी विशेषता है जिसको हम नाप तौल कर सकते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ विच, और जिसके रूप में लॉज ऑफ फिजिक्स,
आर डिफाइंड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, और जिसके रूप में फिजिक्स के सारे नियम को लिखे जाएंगे, पढ़े जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी एक गुण का नाम है, एक विशेषता का नाम है। तो गुण बहुत सारे होते हैं। एक ऐसी भी गुण है जिसको नाप तौल हम कर नहीं सकते हैं। तो जिस गुण को नाप तौल नहीं कर सकते हैं उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जो कि फिजिक्स में हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि उसकी मेजरमेंट ही नहीं हो सकती है। और एक ऐसी गुण है जिसको हम नाप तौल कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और हर एक घटना में दो तरह का गुण छुपा होता है, एक जिसको नाप तौल कर सकते हैं और एक ऐसी गुण या विशेषता जिसको नाप तौल नहीं कर सकते हैं। जैसे ये हमारा पेन है, तो ये पेन जो है ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी फेनोमेना है। कौन सी फेनोमेना है? तो ये चूँकि इंसान के कंट्रोल, इसमें इंसान का कुछ न कुछ इंटेलिजेंस दिमाग इसमें लगाया हुआ है, इसलिए ये हमारा फिजिकल फेनोमेना है। तो इसका कुछ गुण होगा। तो गुण क्या है? तो एक इसका लेंथ नाप लेंगे। तो लेंथ नापने के लिए हमारे पास डिवाइस है, हमारे पास डिवाइस उपलब्ध है जिससे इसका एक फिक्स लेंथ नाप के बता सकते हैं। तो ये लेंथ वाला, इसकी लंबाई वाला गुण हम नाप सकते हैं, इसलिए ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। इसकी कितना थिकनेस, मोटाई कितना है, ये भी हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसकी जो मोटाई है, इसका थिकनेस जो है वो भी हो गया फिजिकल क्वांटिटी। इसका डायमीटर कितना है वो भी नाप सकते हैं, तो डायमीटर भी हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी। इसको अगर तौल देंगे तो इसका वेट कितना है वो भी नाप सकते हैं, इसलिए वेट हो गया इसका फिजिकल क्वांटिटी। इसका मास कितना है वो भी निकाल सकते हैं, तो हमारा मास हो गया फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर कहेगा कि एक कैसी कलर का है, तो एक कहेंगे डार्क कलर। तो कितना डार्क? तो ये डार्क के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, इसलिए इस डार्क के अमाउंट को हम नॉन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी में रखते हैं। और जो नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, जिसको हम नाप तौल नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कोई दुखी है, तो अगर कोई पूछेगा कि वो कितना दुखी है, उसका दुख दर्द कितना किलोग्राम है, तो उस दुख दर्द को न हम किलोग्राम में नाप सकते हैं, न पसेरी में नाप सकते हैं, न टन में नाप सकते हैं, न क्विंटल में नाप सकते हैं। इसलिए दुख, दर्द, इमोशन, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ को हम नाप तौल नहीं सकते हैं, इसलिए उसको हम फिजिकल क्वांटिटी में नहीं रखते हैं। मीन्स उसको हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं, उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि में जो भी चीज़ हम लोग देखेंगे वो दो ही तरह का देखेंगे। एक ऐसी चीज़ देखेंगे जिसको ईश्वर ने रचना की है, जो ईश्वर ने कंट्रोल करती है, और एक ऐसी चीज़ देखते हैं जिस पर इंसान का इंटेलिजेंस, दिमाग, इंसान का दिमाग लगा हुआ है, और जिस दिमाग के थ्रू उस घटने की सारी गुण और विशेषता को हम नाप लेते हैं, तो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और जिस घटना, जिस फेनोमेना का गुण या विशेषता को हम नाप नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और इसी गुण और विशेषता को हमारे वैज्ञानिक लोग ने एक नियम कानून के थ्रू दर्शाते हैं, लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और उस नियम कानून के थ्रू जब इसको लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और इस नियम कानून के साथ जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं फिजिक्स। जैसे में हमारा स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मास है,
टाइम है, लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, इम्पल्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये सारे जो भी चीज़ है जिसको हम नाप तौल कर सकते हैं, इसलिए ये सारे चीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जो नाप तौल नहीं कर पाएंगे उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मीन्स पूरा का पूरा फिजिक्स इसी के रूप में हमको पढ़ना है। मीन्स सारे जो नियम कानून फिजिक्स में डिफाइंड होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिफाइंड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स जिसके रूप में फिजिक्स के सारे नियम कानून को लिखी जाएगी उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो इसको हम नॉर्मल तरीक़ा से इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये फिजिक्स के छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे कोई घर में कोई एक फैमिली है तो इसके पास छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे होते हैं पेरेंट्स के। मान लेते हैं पेरेंट्स है और ये पेरेंट के 4 बच्चे हैं। एक बच्चा को कुछ का नाम है मुकेश, दिनेश, सुरेश, रमेश। तो यहाँ पर बच्चा का नाम रखा गया मुकेश, सुरेश, दिनेश, रमेश। तो ये जो मुकेश, सुरेश, दिनेश, रमेश ये फैमिली ने अपने बच्चे को रखा, तो ये फिजिक्स जो फैमिली है वो अपने बच्चे को मुकेश, सुरेश, दिनेश न रख के इसका एक अपना लैंग्वेज है उसमें रखता है। और उसका नाम है, इसका एक बेटा का नाम है स्पीड, दूसरा का नाम है वेलोसिटी, तीसरा बेटा का नाम है एक्सेलरेशन, चौथा बेटा का नाम है फोर्स, पांचवा बेटा का नाम है मास, ए टाइम, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब कहो कि सब बेटा हो गया, इसके पास सब बेटा है तो इसको पास भी बेटा बेटी भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बाल बच्चे का ये सब नाम है। तो ये सारे बाल बच्चे फिजिक्स के हैं टोटल 112। फिजिक्स के टोटल 112 गो बाल बच्चा है, जिसमें हमारा 11th और 12th दोनों पढ़ लेंगे। 112 गो फिजिक्स के बाल बच्चे हैं और इसी के बाल बच्चे के बारे में पूरा फिजिक्स में पढ़ना है, जिसमें 11th भी पढ़ना है और 12th भी पढ़ना है। मीन्स 11th और 12th मिला करके टोटल 112 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। और इसी से रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल बनाना है। किसी भी क्वेश्चन में कभी फोर्स निकालने के लिए बोलेगा, किसी में एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलेगा, किसी में वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा। मीन्स आगे जैसे जैसे चैप्टर टू चैप्टर पढ़ते जाएंगे, नया नया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग स्टडी करने जाएंगे। लेकिन ये जो यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा जो चैप्टर है, इसमें पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन होगा। मीन्स जितने भी फिजिक्स के बाल बच्चे हैं उसका नाम जानेंगे, हेलो हाय कहेंगे, क्या करते हो बाबू, ये सारे चीज़ पूछ करके चले जाएंगे। और पूरा डिटेल इसका क्या काम है वो चैप्टर टू चैप्टर पढ़ेंगे। अभी इसमें ये सबसे देखेंगे, ये सबसे हाय हेलो करेंगे, ये सब के बारे में जानेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इतना ही समझना है। और बाद में पढ़ना है कि वास्तव में क्या क्या काम करता है, वो चैप्टर टू चैप्टर पढ़ेंगे। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तब फिजिक्स के छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सारे बच्चे मिल कर के एक परिवार बना हुआ है और उस परिवार का नाम है फिजिक्स। तो ऐसे बोलेंगे नहीं कि फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी छोटे छोटे बच्चे हैं। बोलने का तरीका यह है कि इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज, एक गुण या विशेषता है। किस चीज़ का गुण, किस चीज़ का विशेषता, तब फेनोमेना का, किसी भी घटना का। वो कैसी प्रॉपर्टीज है, कैसी गुण है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज है, ऐसी गुण है विच कैन बी मेजर्ड, जिसको नाप तौल कर सकते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ विच, और जिसके रूप में लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिफाइंड, जिसके रूप में फिजिक्स के सारे नियम को परिभाषित किया जाता है, लिखा जाता है, उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब चलते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी को
कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहले ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैकेनिक्स फैमिली, मैकेनिक्स के परिवार में जब जाएंगे, जनरल फिजिक्स के परिवार में जाएंगे, तो उसके छोटे छोटे कितने बच्चे हैं मैकेनिक्स का, तो ये सब मैकेनिक्स के बाल बच्चे हैं। अब पूरा मैकेनिक्स का जो 10 गो चैप्टर पढ़ना है, उसमें यही सब उस सब के परिवार में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल बच्चे मिलेंगे। कोई डॉक्टर मिलेंगे, कोई इंजीनियर मिलेंगे, कोई आईएएस मिलेंगे, कोई रेलवे के अधिकारी मिलेंगे, कोई बैंकिंग का अधिकारी मिलेंगे। अब ये सारे का नाम क्या क्या है, तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी बाल बच्चे का नाम है मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, स्ट्रेस, सस्टेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। इसी तरह से ये सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी है मैकेनिक्स फैमिली का। और इतना ही छोटे छोटे फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में 10 चैप्टर पढ़ेंगे मैकेनिक्स का। उसके बाद दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स, तो एक फिजिकल क्वांटिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फैमिली। तो इसके परिवार में कितने फिजिकल क्वांटिटी के रूप में इसके परिवार की जानकारी होगी, तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी के रूप में इसके पूरे परिवार की जानकारी मिल जाएगी। मीन्स इसके परिवार में, मीन्स इसके चैप्टर में इंटर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा निकालने के लिए हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर, वेवलेंथ, प्लैंक कांस्टेंट, मोल, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एंट्रोपी, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, स्टीफान्स कांस्टेंट, विन्स कांस्टेंट, एमिसिविटी। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है थर्मोडायनेमिक्स फैमिली का। मीन्स थर्मोडायनेमिक्स का ये सारे बाल बच्चे हैं। और इसी के रूप में पूरा थर्मोडायनेमिक्स का 3 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 11th का अगला टॉपिक है वेव। तब वेव के परिवार में जाएंगे, वेव वाले चैप्टर में इंटर करेंगे, तब वेव के छोटे छोटे बाल बच्चे मिलेंगे। इसका बाल बच्चा का नाम है वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज, इंटेंसिटी ऑफ वेव, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पावर ऑफ वेव, डेंसिटी ऑफ मीडियम, बल्क मॉडुलस, लीनियर मास डेंसिटी, टेंशन इन स्ट्रिंग, प्रेशर ऑफ द मीडियम, वेव वेलोसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। ये सारे चीज़ है हमारा वेव फैमिली का। मीन्स जब वेव पढ़ेंगे तब पूरा वेव में दोनों चैप्टर इतना ही फिजिकल क्वांटिटी के रूप में डील कर लेंगे। तो अब तो हम देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी की संख्या बढ़ते ही जा रहा है। तो इतना सारे फिजिकल क्वांटिटी की संख्या बढ़ेगा तो सारे फिजिकल क्वांटिटी को नाप तौल करने में, अगर हम रैंडम नाप तौल करने के लिए अगर हम सिस्टम बना लेंगे तो उसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक लोगों इसको सिस्टमेटिक तरीक़ा से स्टडी करने के लिए एक सिस्टम बना करके इस फिजिकल क्वांटिटी को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। कहा कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है, खोज हो रहा है, नया नया फिजिकल क्वांटिटी जन्म ले रहा है और इतना सारे फिजिकल क्वांटिटी आ गए हैं कि सबको रैंडम मेजरमेंट कर करके रैंडम स्केल डेवलप कर लेंगे। तो सबको नाप तौल करना और उसको स्टडी करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसलिए उसको एक प्रोसेस में, एक सिस्टम में ढालने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया।
तो अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, पहले यहाँ आ गया नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इसको जान लेते हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं कि जिसको हम नाप तौल नहीं कर सकते हैं। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी? तो these are concepts of a concepts or quantities that are not directly measurable and cannot be expressed with a numerical value and unit। ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हम एक नंबर के रूप में नहीं बता सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स जिसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते हैं। अगर कोई बंदा कहे कि हम गुस्सा में हैं, अगर कोई दूसरा बंदा पूछे कि बताओ तुम कै किलो गुस्सा में हो या तुम कै लीटर गुस्सा में हो, तो उस गुस्सा को नापने के लिए हमारे पास न कोई बटखारा है, न वॉल्यूम लीटर में बना हुआ है, न टेम्परेचर के तरह थर्मामीटर लगाया हुआ है कि उसका गुस्सा मेजर कर लें। तो उस गुस्सा का अमाउंट एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। कोई कहता है कि हम तुमको प्यार करते हैं, तब वो प्यार कितना करते हो? तो अब ये नहीं कहता है कि हाँ हम तुमको से 2 टन प्यार करते हैं या 4 टन प्यार करते हैं। उसको एक हवा पानी बनाने के लिए कहता है कि जितना आसमान में तारे हैं, जितना समुद्र में पानी है, जितना पृथ्वी की चौड़ाई है उतना प्यार करते हैं। चाहे कितना गाना के रूप में बोलता है कि प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, 2 आँखें तो क्या 2 जहाँ में समाये न उतना। मीन्स आँख में तो दूर की बात है, पूरी ब्रह्मांड में नहीं समा सकता है, उतना प्यार करते हैं। तो ये हवा पानी के रूप में बोला जाता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हाँ तुमको हम 3 लाख किलोमीटर लंबाई इतना प्यार करते हैं, चाहे 5000 टन प्यार करते हैं, ऐसा नहीं बता सकते हैं। तो जिसकी वैल्यू हम लोग एक गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं बता सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और ये है नॉन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे में एग्जाम्पल में है नॉन फिजिकल क्वांटिटी का हैप्पीनेस। कोई खुश है, क्या भाई आज मेरा नीट का रिजल्ट आ गया, जेई का रिजल्ट आ गया, आज हम खुश हैं। तो उसके पेरेंट या दोस्त नहीं पूछता है कि अच्छा खुश तो हो, तो बताओ के पसेरी खुश हो, के क्विंटल खुश हो, कै केजी खुश हो। ये नहीं पूछता है, क्योंकि खुशी को हम नाप नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ ऐसा है जिसको नाप नहीं सकते हैं, सिर्फ फील किया जाता है, और फील कर करके ही हम समझते हैं कि हाँ वो बंदा वास्तव में खुश है, और है तो कितना खुश है, लेकिन उसको अमाउंट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ब्यूटी, खूबसूरत, अगर मान लो कोई कहे कि खूबसूरती को मेजर करना है, तो अगर कहेगा बॉलीवुड के 2 हीरोइन ले लिया, एक कहेगा कि दीपिका पादुकोण है और एक बिपाशा बसु है। अब कहेगा बिपाशा बसु से कई किलो ज़्यादा दीपिका पादुकोण सुंदर है, तब वो कोई नहीं बता सकता है कि हाँ इससे कै गुना है या कै किलो या कै टन ज़्यादा है, क्योंकि ब्यूटी को नाप नहीं सकते हैं। वो सिर्फ फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसकी नंबर को नहीं बता सकते हैं। तो ये जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, नापा नहीं जा सकता है। इंटेलिजेंस, कौन कितना तेज है, अगर इसको नापने का डिवाइस अगर हमारे पास रहता तो फिर नीट और जेई, यूपीएससी, बीपीएससी ये सब का एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं होता। वहाँ का कमेटी आता और थर्मामीटर नापने वाला, इंटेलिजेंस नापने वाला थर्मामीटर सारे स्टूडेंट में लगा देता और देख लेता कि किसका इंटेलिजेंस कितना है, और जिसका इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा रहता उसको उठा के ले जाता। लेकिन इसको नापने के लिए हमारे पास कोई थर्मामीटर, कोई बटखारा नहीं है, इसलिए ये सारे चीज़ है
हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी के लिस्ट में। उसी तरह से लव, हेट, एंगर, लॉयल्टी, प्राइड, पर्सनल फीलिंग, इमोशन और ओपिनियन, ये सब नॉन मेजरेबल है, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और चूंकि इसको नाप तोल कर ही नहीं सकते हैं तो इसको हमको फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। अगर नाप तोल ये सब हो जाता तो दुनिया के सारे हीरोइन को पढ़ना पड़ता, कौन ज़्यादा खूबसूरत है, उसके बाद कौन कितना प्यार दुनिया में किससे किया, सब फिजिक्स में पढ़ना आ जाता। कौन कितना गुस्सा करने में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, ये सारे हमको पढ़ना पड़ता। लेकिन ये ईश्वर की देन है कि ये सब हम लोग नहीं नाप सकते हैं, इसलिए हमारे कोर्स में ये सब नहीं है, इसलिए कोर्स भी छोटा हो गया। तो ये हमारा है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ समझ लेना है। इस फिजिक्स में ये सब कहीं नहीं मिलेगा। ये सब हमारे प्रैक्टिकल दुनिया में हम लोग को बोलचाल के इर्द गिर्द पर परिवार में मिलेगा और उसी के अनुसार ये सब हम लोग सिर्फ फील कर कर के बताते हैं, इसको अमाउंट में नहीं एक्सप्रेस करते हैं। तो जिसको एक्सप्रेस करते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर कर के पढ़ते हैं और उसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या और उसको कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट में तोड़ कर करके स्टडी करेंगे। तो आज हमारा पहला क्लास इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।